आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में सीटेट 2022 के एग्ज़ाम के लिए इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण 30 प्रश्न करेंगे, जो कि हमारा सेट 4 है। इससे पहले मैंने सेट 3 तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है और यह प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ यह आपके 5 जनवरी 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्न हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लगाएंगे, सेट को लगाएंगे, साथ ही साथ आपको कैसा लग रहा है इसके वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और अपने नंबर को ज़रूर बताएंगे कि आपको मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है कि तरुण भारत संघ की एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि तरुण जो है भारत संघ का एक जो है एनजीओ है, मतलब गैर सरकारी संगठन है, जो कि लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूकता करती है या जागरूक करती है। तो इसके वर्तमान में मतलब वर्तमान समय में इस संघ के देखिए यह तरुण जो आपका संघ एक ऐसी संस्था है जो कि वन और जल के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करती है। ये एक प्रकार का एनजीओ है। तो इस एनजीओ को जो है प्रधान कौन है इसके बारे में आपको बताना है। पहला आप देख लें मेघा पाटेकर, यहाँ पर है सुंदरलाल बहुगुणा, फिर यहाँ पर है राजेंद्र सिंह, पीसी जोशी। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। कहने का अर्थ है कि राजेंद्र सिंह जो है वर्तमान समय में तरुण भारत संघ के गैर सरकारी जो आपके संस्था है इनके अध्यक्ष हैं, इनके मतलब प्रधान हैं। और भारत में जो है राजेंद्र सिंह को इनको जो है क्या बोला जाता है, अन्य वर्डों में जो है जल पुरुष भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जल पुरुष के रूप में भी जो है इन्हें जाना जाता है। समझ गए। अब हम बात कर ले, यहाँ पर एक सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन में दिख रहा है, तो इनके बारे में तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ये जो किसके मतलब प्रधान थे या किनको या कौन सा कार्य जो है स्टार्ट किए थे। तो चिपको आंदोलन जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। याद रखिएगा, चिपको आंदोलन याद रखिएगा। अगला यहाँ पर मेघा पाटेकर है, इसके बारे में आपको प्रश्न पूछता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रधान कौन थे या मतलब स्टार्टिंग किसने किया था। तो यही जो है आपके हैं कौन, मेघा पाटेकर। याद रखिएगा, समझ गए, याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो यहाँ से जो है आपके 3 प्रश्न क्लियर हो गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि 62 नंबर है कि देखिए प्रश्न को पहले समझिएगा तो आंसर आप इजी से कर लीजिएगा। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है, कि हमारे जो धरती के अंदर जो जल है इसकी समाप्ति का मेन कारण क्या है या क्षीणता का कारण क्या है, यही आपको बताना है। वर्षा का कम होना, फिर है वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, नदियों का रुख बदल जाना तथा बांध बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप बताएं कि जो हमारे भूमि के अंदर जो जल है इसकी क्षीणता जो है मतलब इसका कमी क्यों हो रहा है, कारण क्या है बताएं मुझे। तो देखिए इसका कारण जो है अधिक जो है मतलब कि भूमिगत जल का जो है मतलब दोहन हो रहा है, मतलब अंदर से निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर क्षीणता देखने को मिल रही है। तो निकालने का तरीका क्या है आपका कि सिंचाई हेतु जो है ट्यूबवेल तथा हैंड पंपों का जो है उपयोग अधिक मात्रा में किया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, धरती के अंदर जो भी हमारा जो जल है, जल स्तर है उसकी जो है क्षीणता हो रहा है। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को यहाँ देख ही सकते हैं, 63 नंबर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि यहाँ देख ले कि कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है। अब ये जो है आपका साइंस का प्रश्न है और इजी प्रश्न है कि अम्ल वर्षा जो है किस रसायनों के कारण होती है। तो आपने पढ़ा भी होगा SO2 और NO2 के बारे में। NO2 के बारे में कहते हैं इसको नाइट्रिक अम्ल, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसी के कारण जो होता है आपका अम्लीय वर्षा होता है। तो देखिए ऑप्शन में नाइट्रिक अम्ल और यहाँ पर आपको सल्फ्यूरिक अम्ल। कहने का अर्थ है कि ऑप्शन बी जो है आपका इसका आंसर सही हो जाएगा कि नाइट्रिक अम्ल मतलब कि NO2 और सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब SO2 की वजह से जो है यही प्रमुख रसायन है जिनकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। समझ गए। और जब एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण बता दूं कि जब वर्षा जल का pH मान जो होता है 5 देखिए जब वर्षा जल का pH मान जो होता है 5.6 आपके से कम होता है तो अम्लीय वर्षा कहते हैं। समझ गए। तो ये याद रखिए यहाँ पर।
अगर आपसे पूछे कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, किस रासायनिक के कारण होता है, तो SO2 और NO2 के कारण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि धरती पर अलवन जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवन जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवन जल की मात्रा है। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि धरती पर जो है अलवन जल की जो उपलब्धता है बहुत कम है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कुल उपलब्ध जितना भी उपलब्ध है अलवन जल, उसमें से जो है निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवन जल की मात्रा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नदियाँ है, दूसरा आपका झरने हैं, ग्लेशियर हिम नदी है, फिर यहाँ पर जल प्रपात है। तो देखिए ऐसे मैं आपको बता दूं कि ग्लेशियर और हिम नदी जो होती है पृथ्वी के सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फबारी को कहते हैं, जो अपने भार के कारण जो है पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहमान होता है। और सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में जो होता है, जो भारत और पाकिस्तान का जो नियंत्रण रेखा है लगभग जो है वहीं पर स्थित है। समझ गए, हिमानी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मतलब कि सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवन जल की मात्रा जो है किस में होता है, ग्लेशियर में होता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है जल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला यहाँ पर आप देखिए, जल एक सार्वभौमिक विलायक है, यह बात सही है। अगला यहाँ देखिए, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, जल में हम विभिन्न पदार्थ को घोल सकते हैं। समझ गए। अगला देखिए, जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। ये जो है हमें गलत लग रहा है, क्योंकि जल का घनत्व नहीं बल्कि जल जो होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्या है, ये तो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट, ना कि आपके घनत्व है, डेंसिटी थोड़ी होता है। जल का डेंसिटी जो होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सर्वाधिक होता है। ये बात आप याद रखिएगा कि जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि गर्म होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन आपका सी ही हो जाएगा। यही जो है निम्नलिखित में से जल के विषय में गलत है, बाकी हमारा जो है सब सही है। समझ गए। अगला भी ऑप्शन आपका है कि पदार्थ की तीनों अवस्थाएं में जल विद्यमान है, ये भी सही है कि पदार्थ के जो है तीनों अवस्था में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों आपके जो अवस्था है इसमें हमारा जल पाया जाता है, सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड में और गैस में पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं अपने परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहेंगे। रीता जो है अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई बहन, दादा दादी, चाचा एवं अन्य परिवारों के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहेंगे। तो आपने पढ़ा होगा परिवार एवं मित्र के बारे में। तो 2 प्रकार के परिवार होते हैं, एक होते हैं आपके संयुक्त, एक होते हैं आपके क्या एकल, जिसमें संयुक्त में सभी लोग मतलब रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं मुझे। पहला ऑप्शन यहाँ पर पढ़े आप, तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं कि देखिए मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है। तो यहाँ पर क्या रीता की माता मुखिया नहीं, जहाँ पर परिवार मतलब सभी लोग रहते हैं वहाँ पर रीता की माता नहीं, यहाँ पर दादा इसके मुखिया होने चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। अगला यहाँ पर देखिए पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया नहीं, यहाँ पर माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी हैं तो दादा मुखिया होंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। समझ गए। अगला यहाँ पर देखिए 3 नंबर, एकल परिवार है जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। नहीं, एकल परिवार तो होगा नहीं, क्योंकि एकल परिवार में केवल पति पत्नी और एक बच्चे होते हैं। यहाँ तो चाचा चाची, दादा दादी सभी लोग हैं, तो ये नहीं होगा। तो इसका कंफर्म है कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संयुक्त परिवार है जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। समझ गए। संयुक्त परिवार में ही ना छोटे भाई, दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा सभी लोग एक साथ रहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांत वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधित प्राथमिकता को चुनेंगे। समझ गए। तो यहाँ देखिए दूसरे पशुओं के मांस, घास एवं साग, फल एवं अनाज। यहाँ पर बोला हुआ है कि पैने, चपटे एवं चौड़े आगे की दांत वाले पशुओं के भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। समझ गए। ये पशु जो होते हैं ज़्यादातर जो आपके होते हैं घास एवं साग जो है क्या करते हैं कि प्राथमिकता को चुनते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। जिनके भी दांत जो है पैने, चपटे तथा चौड़े आगे के दांत होते हैं वो पशु जो है प्राथमिकता भोजन में जो है घास एवं शाक को चुनते हैं, याद रखिएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि जो पौधे देखिए, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है खारे जल। समझ गए। जो आपके खारे जल होते हैं, नमक वाले जल, वहाँ पर उगते हैं तो उस पेड़ को जो है क्या कहा जाता है। तो जो भी पौधे जो होते हैं खारे जल में उगते हैं उन्हें जो है हेलोफाइटा पेड़ कहा जाता है। समझ गए। यहाँ पर देखिए लवन मृदोद्विद। समझ गए। ऑप्शन ए आपका इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लवन मृदोद्विद, तो इसका हम लोग बोलते हैं हेलोफाइट बोलते हैं, याद रखिएगा हेलोफाइट। समझ गए। तो ये क्लियर हो गया आपको कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उसे हम लोग हेलोफाइट कहते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जो रंग बिरंग या जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला को चित्रकाठी है, चित्रकला संबंधित है। देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिसमें केवल प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है तो उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं और चित्रकला संबंधित है किस राज्य से। तो आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए कि यह जो आपके चित्रकाठी पेंटिंग जो होता है कहाँ से संबंधित है। ये जो है ना सबसे महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। उस चित्रकला को जो हम लोग चित्रकाठी कहते हैं जिसमें जो है प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। तो यह जो है कहाँ का फेमस है, याद रखिएगा। तो ये जो है आपका महाराष्ट्र का जो है, समझ गए, चित्र है चित्रकाठी, याद रखिएगा। और यह पेंटिंग जो होता है प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाया जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर शैली, मेवाड़ शैली, ये सब जो है फेमस है। और दक्षिण भारत के जो आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित यह चित्रकला जो है सूती कपड़ों पर रंगीन ब्लॉक में छापकर बनाई जाती है। तो याद रखिएगा, ये समझ गए। इसका आंसर ये हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 70 नंबर की, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखिए, संथाली जनजाति, फिर यहाँ पर है गद्दी जनजाति, गोंड जनजाति और साहविया। देखिए साहविया जनजाति। यह 4 जनजाति में से आपको बताना है कि उन जनजाति वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। तो बताएं हिमाचल प्रदेश जो भारत के मूल निवासी है उसमें वहाँ कौन से जनजाति जो है पाए जाते हैं। तो वहाँ जो है गद्दी जनजाति, जो आपका गद्दी जनजाति है वो पाए जाते हैं, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगर हम बात कर ले संथाली जनजाति की तो ये जो होता है आपको कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो है आपका झारखंड में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। गोंड जनजाति आपका जो है छत्तीसगढ़ का है। कहाँ पर का है, छत्तीसगढ़ का, याद कर लीजिएगा ताकि ये सब प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो आपका है साहविया जनजाति जो है ये आपका, या सहरिया जनजाति जो है यह आपका राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का। यहाँ पर 3 प्रश्न आप क्लियर हो गए। पहला तो उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है, तो वह जो है आपके गद्दी जनजाति है। और संथाली जनजाति जो होते हैं झारखंड में पाए जाते हैं, गोंड जनजाति जो होते हैं छत्तीसगढ़ में, और आपके साहविया जनजाति जो होते हैं आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए 71 नंबर, निम्न में से कौन सा, अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है। नृत्य से भी जो है आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मिजोरम का जो है आपको नृत्य बताना है। देखिए सत्रिया नृत्य पहला ऑप्शन, राउफ नृत्य और चिराओ नृत्य और गरबा नृत्य। तो देखिए यहाँ पर आपको सब याद होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा मैं आपको बता दूं क्या होगा, चिराओ नृत्य जो है मिजोरम का प्राचीन नृत्य है। समझ गए। इसका आंसर हो जाएगा आपका चिराओ नृत्य। अगर हम बात करें कि सत्रिया नृत्य के बारे में तो यह जो है आपका असम का फेमस, याद रखिएगा, असम का ये। और अगर राउफ जो है तो राउफ जो है बहुत जगह का है, जम्मू कश्मीर का भी है, समझ गए, जम्मू कश्मीर का है, पश्चिम बंगाल का भी राउफ होता है। गरबा जो होता है ये तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ये गुजरात का होता है, समझ गए। अगर आपसे पूछता डांडिया तो डांडिया भी जो है आपका गुजरात का ही होता है, याद रखिएगा। अगर हम बात कर ले गुजरात अहमदाबाद में ज़्यादा खेले जाते हैं। गरबा पूछ ले तो गरबा तो हो गया गुजरात का। अगर लावनी तमाशा पूछेगा तो महाराष्ट्र बोलेंगे, याद रखिएगा। और भांगड़ा जो होता है पंजाब का होता है, गिद्धा भी जो होता है पंजाब का होता है। ये इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दिया। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखिए 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। ये तो जो बच्चे जीके पढ़ते हैं उनको तो रियल में मालूम होगा
कि भारत का जो है सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है कौन है? कश्मीर से बेंगलोर, पहला ऑप्शन देखिए। दूसरा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात और महाराष्ट्र से मणिपुर। तो देखिए भारत का जो है सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वो आपका जो है डिब्रूगढ़ से जो है कन्याकुमारी है, समझ गए? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे बड़ा जो है यह क्या है? रेल मार्ग है। और इसका कितना किलोमीटर का है वो मैं आपको बता दूं, 4233 किलोमीटर इसकी दूरी है, याद रखिएगा। और विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, मतलब ये जो यहाँ पे है कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस, ये भी याद रखिएगा, विवेक एक्सप्रेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, एक्सप्रेस हो गया यहाँ पर। आगे की बात कर ले कि विवेक एक्सप्रेस जो है आपके 2012 में लॉन्च किया गया था। 2011 और 2012 के बीच में जो है ये चलाया गया था। किनके जन्मदिन के ऊपर? तो यह जो है आपके स्वामी विवेकानंद के ऊपर, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के ऊपर, 150वां जन्मदिन के ऊपर जो है इसे क्या किया गया था? रेलवे बजट में पास किया गया था, याद रखिएगा, विवेकानंद के ऊपर। कितने जयंती पर? 150वां। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा प्रश्न आ गया कि भारत का सबसे रेल बड़ा मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जिसकी लंबाई जो है कितनी है? मतलब उसका 4233 किलोमीटर। विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबा तय करने वाली ट्रेन है, जो कि 2011 और 12 में जो है इसे मतलब पारित किया गया था, जो कि स्वामी विवेकानंद के 150वां जन्मदिवस पर, समझ गए? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है आपका प्रश्न कि कल्पना चावला के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें भी जो है कल्पना चावला के बारे में बात कही गई है। तो कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर आप सभी लोगों को मालूम है कि कल्पना चावला जो है भारत की रहने वाली थी, लेकिन वो जो है अमेरिका में जाने के बाद अमेरिका में ही बस गई। तो वहाँ पर जो क्या हुआ कि वह जो है अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बनी। तो वह जो है किस वर्ष उनकी मृत्यु हो गई, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, समझ गए? तो कल्पना चावला एक जो है भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है, जिनका निधन जो है 1 फरवरी, याद रखिएगा, 1 फरवरी 2003 को हो गया था, समझ गए? जब ये मतलब 16 दिन के बिताने के बाद, 16 दिन मतलब अंतरिक्ष में बिताने के बाद जब ये वापस लौट रहे थे तो दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से यह जो है मृत्यु हो गई थी इनकी। 6 लोगों की साथ में अन्य मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। कल्पना चावला जो है 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला है। अगर आपसे पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है तो कल्पना चावला है। कितनी बार गई है? तो 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। और भारत की मतलब इनका जन्म हुआ था, लेकिन वह अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कहलाती है। और इनका मृत्यु जो है 1 फरवरी 2003 को हुआ था दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, और यह 16 दिन अंतरिक्ष में बिताई थी जब इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने अभी आपको बताया। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि देखिए पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सी पक्षी पेड़ के तनों में अपनी घोंसला बनाते हैं? कौवे, और यहाँ पर है बसंत गौरी या बारबेट, या शकरखोरा, सनबर्ड, या दर्जिन। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा, मैं आपको बता दूं, वो जो होगा बसंत गौरी बारबेट पक्षी, जो कि क्या करता है कि घोंसला बनाने के लिए विभिन्न स्थानों को चुनाव करता है। और निम्न में से जो है यह पक्षी जो होता है पेड़ के तनों में जो है अपना घोंसला बनाता है। ये पेड़ जो होता है ना, इसके तनों में जो है घोंसला बनाता है, याद रखिएगा। तो वो कौन सा पक्षी है? तो ये जो है बसंत गौरी है, बारबेट है, याद रखिए। समझ गए मेरी बातों को? ये बातें आपको समझ में आई? आगे की बात कर लें कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी जो होता है गोल्डन फिंटेज पहले स्थान पर आता है, समझ गए? अब बसंत गौरा जो होता है कीड़ा खाकर वाले एक पक्षी है जो बसंत और वर्षा के प्राय आम के पेड़ों पर रहता है, याद रखिएगा। और ये अपना घोंसला जो होता है तनों में बना देता है। और दर्जन पक्षी जो होता है ये तो है जैसे दर्जन की तरह सिलाई करता है पत्तों को, उसमें रहता है ये पत्तों को, समझ गए? शकरखोरा और सनबर्ड ये भी जो होता है पेड़ के स्ट्रीम में ही रहता है। और कौवा जो होता है पेड़ के सबसे ऊपर वाला डाली में रहता है, सबसे ऊपर वाला डाली में जो है कौवा अपना घोंसला बनाता है, याद रखिएगा ये प्रश्न, समझ गए? तो यहाँ से क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आपका प्रश्न बोल रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण कि वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि? अब यहाँ पर प्रश्न आपके साइंस का आ गया कि विटामिन सी का मात्रा बढ़ाने के लिए डॉक्टर क्यों कहा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि विटामिन सी जो है आपका जो विटामिन सी है यह कहाँ पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, तो याद रखिएगा आंवला में पाया जाता है, आंवला में और आपका नींबू में, समझ गए? याद रखिएगा
खट्टे रसदार फल जो होते हैं, आंवला होते हैं, नारंगी होते हैं, नींबू होते हैं, तो उसमें विटामिन सी का जो है अच्छा स्रोत माना जाता है। और विटामिन सी जो होता है हमारे शरीर में जो है तो मतलब ज़रूरत तो मतलब क्या बोलते हैं तत्व है, क्योंकि यह हमें जो है एंटीऑक्सीडेशन जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसको बेहतरीन बनाता है, साथ ही साथ जोड़ों को सपोर्ट देने का कार्य करता है। और आंवला में जो होता है विटामिन आपके सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यह दृष्टि वर्णक के लिए निम्न में से आवश्यक है। दृष्टि के लिए आपको विटामिन क्या चाहिए, ए चाहिए। यह दांतों एवं मस्तिष्क को स्वस्थ रहता है, इसके लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत है दांतों के लिए। और विटामिन आपको सी के लिए, हाँ पाए विटामिन सी या विटामिन बी के लिए चाहिए, इसको देख लीजिएगा एक बार। इससे भूख बढ़ती है, यह संक्रमक के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, समझ गए। यह जो होता है संक्रमक के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करती है विटामिन सी। और विटामिन सी जो होता है पानी में घुल जाता है, बाकी आपके विटामिन ए के बी भी जो होता है पानी में घुलता है, बाकी सब वसा में घुलने वाला विटामिन है। और विटामिन सी जो है आपके प्रचुर मात्रा में आंवला और नींबू में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को यहाँ देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि जो भोजन हम खाते हैं उनका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है। जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए कहा, शिक्षक ने कहा, और शिक्षक का उद्देश्य क्या है बताइए। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, पाचन क्रिया, वैज्ञानिक प्रयत्नों के विषय में विद्यार्थियों को कल्पनाशीलता का विकास करना, प्रश्न के सही उत्तर प्रतिदिन करने में विद्यार्थियों की मदद करना, विद्यार्थियों के अंतर्बोधित विचारों का अन्वेषण करना, उपयुक्त सभी। बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए भोजन के विषय पर चर्चा करने का शिक्षक का मुख्य जो उद्देश्य हो सकता है कि विद्यार्थियों के अंतर्बोधित विचारों का अन्वेषण करना, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा भोजन का कार्य जो होता है क्या होता है कि शरीर को वो ऊर्जा प्रदान करता है और शारीरिक वृद्धि में जो है हमें वो क्या करता है कि मतलब बढ़ावा देता है। अगर हम बात कर ले कि भोजन करने से हमें क्या क्या मिलता है, तो पौष्टिक मिलता है, जिसमें 6 पौष्टिक होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, जल, समझ गए। याद रखिएगा। आगे की बात कर ले, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि कक्षा 4 के अध्यापक अध्याय एवं संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं, मतलब आयान एवं संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण में कौन से प्रतिक्रियात्मक कौशल का प्रोत्साहन मिलेगा। यह आपके जो है यात्रा थीम से आगे देखिए, वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, दूसरा संप्रेषण एवं चरों की पहचान करना, अवलोकन तथा मॉडल का निर्माण करना, नक्शा बनाना एवं मापन करना। तो जब बच्चे जो है अध्यापक जो है आयान एवं संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं, वो घूमने जाएंगे, तो इस कारण जो है प्रतिक्रियात्मक कौशल का उनका कौन सा विकास होगा। तो देखिए इनका जो होगा अवलोकन करेंगे वो जब जाएंगे संग्रहालय में, साथ ही साथ मॉडल का निर्माण करेंगे। तो कक्षा 4 के अध्यापक अपने वर्गों के बच्चों को एक संग्रहालय यात्रा का आयोजन करते हैं, तो इस क्षेत्र के भ्रमण पर क्या होगा कि अवलोकन तथा मॉडल का निर्माण में प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर काफ़ी लंबा है, थोड़ा इसे मैं छोटा कर दूँ ताकि आपको दिखेगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, यस। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, थोड़ा लंबा प्रश्न है, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ देखिए यह प्रश्न आपसे बोल रहा है कि जल में वस्तु की घुलनशील का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने बच्चों के चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों ये सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है। अब बताइए, मतलब कि जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए ईवीएस के शिक्षक मीरा जो है वो कहती है बच्चों को कि घर से जो है चीनी, नमक, नींबू का रस या हल्दी, आटा लाने के लिए कहती है। तो इसका मतलब सर्वोत्तम कारण क्या है, क्यों कहती है। तो देखिए सबसे पहले जो है घुलनशील का जो अर्थ है वो विटामिन का समझ लीजिए। विटामिन में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर बी और सी जो आपका विटामिन है ये जल में घुलता है, बाकी सब आपके जो है वसा में घुलते हैं, समझ गए, बाकी सब आपके वसा में घुलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि अगर क्यों बोलते हैं लाने के लिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। पहला ये तो बात सत्य है, शिक्षक अगर बच्चों को बोल रहा है कि घर से लाकर एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि बच्चों को तो प्रयोगशाला में नहीं मिलता है। छात्रों के सीखने की क्रिया के परिवार को शामिल करने की आवश्यकता है, छात्रों को सम्मिलित करना जिसमें उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, समझ गए। तो देखिए ये तो होगा नहीं।
अगर मान ले ये तो होगा आपका, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला नहीं होता है। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता है नहीं, परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, ये हो सकता है। छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकेंगे। क्या ये सही होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताएं। देखिए, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वाला, समझ गए, ए वाला। केवल 3 और 4 होगा, याद रखिएगा, केवल 3 और 4 यही आपका सही है। क्यों सही है भाई? क्योंकि छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकेंगे, इसलिए कहा गया। सर्वोत्तम कारण जो है यही है। आपका प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला था, समान आवश्यकता नहीं है, ये भी नहीं होगा। है भाई, प्राइमरी स्कूलों में भी है अब। तो इसका आंसर आपके 3 और 4 हो जाएंगे, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है। ये तो मालूम है कि ईवीएस में आपके कितने थीम है, 6 थीम है। आप सभी लोगों को मालूम होगा। पहला आपका जो है परिवार, मित्र और आसपास के वातावरण। दूसरा आपका भोजन है। तीसरा आपका आवास है, जल है, यात्रा है, और जो है कुछ करना और बनाना है। ये जो आपके मतलब जो भी थीम है, एक इसका मतलब दिया गया एनसीएफ 2005 में दिया गया, समझ गए। तो यहाँ पर पदार्थ है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन, भोजन का संरक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और कहते हैं। यही जो है आपका ईवीएस का थीम है, समझ गए, निम्नलिखित में से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किस सामाजिक मुद्दे की पाठ्यचर्या में लिया जाता है। बाल मजदूरी एवं वर्ग और समानताएं, जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, बाल मजदूरी एवं गृह या गृह हिंसा या घरेलू हिंसा, जाति भेदभाव या घरेलू हिंसा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर की जो ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार जो है विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें निम्न में से सामाजिक मुद्दे कौन सा हो सकता है। तो सामाजिक मुद्दे जो वो होंगे वो आपके जो होंगे बाल मजदूरी एवं वर्ग और समानताएं होंगे प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के आपके पाठ्यचर्या के अनुसार। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझ गए। और समानताएं जैसे मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा, ताकि बच्चे जो है श्रम विभाजन यह नहीं है कि जिसे कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु में छोटा हो, समझ गए। इसलिए जो है बाल मजदूरी करना अपराध है और समानता भी दिखना अपराध है, याद रखिएगा। दहेज के लिए उत्पीड़न करने भारतीय दंड संहिता धारा जो है 498 ए, जो कि पति और उनके रिश्तेदारों द्वारा जो है संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले में संबंधित है। इसके अंतर्गत जो है 3 साल की कैद भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। अब यहाँ पर आप बताइए कि ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है प्राथमिक स्तर पर, उसकी विशेषता क्या है। पहला यहाँ पर देखिए, विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। अब ये देखिएगा, विषय वस्तु के साथ जो है जानकारी दी गई है, नहीं दी गई है। दूसरा देखिए, समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, नहीं किया गया है। बाल केंद्रित होनी चाहिए, पूर्व आपके ग्रहों पर ध्यान नहीं केंद्रित है। अगला यहाँ पर है कि रटने द्वारा सीखने के सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयत्न किया गया, ये बात सत्य है। रटंत प्रणाली को जो है हतोत्साहित करने खत्म करने की बात कही गई है। अगला यहाँ पर है सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है, नहीं, केवल पाठ्य पुस्तकों का उपयोग नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी गतिविधियाँ, बहुत सारी विधियों का प्रयोग होता है, बहुत सारे आपके टीएलएम का प्रयोग होता है, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या होगा, रटने द्वारा सीखने के सचेतन रूप से हतोत्साहित करने के प्रयास किया जा रहा है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियाँ एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन है। ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों में कहानियाँ का वर्णन करना और उसके उपयुक्त कारण जो है निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन यहाँ देख ले कि पहला क्या है कि यहाँ पर देखें, कहानी अथवा वर्णों के पात्रों के साथ विद्यार्थियों आसानी से तद्भुतानुसार का अनुभव कर सकेंगे। दूसरा, विद्यालयों को स्वयं कहानियों एवं वर्णों को पढ़ने में आनंद आता है। तीसरा, कहानियों एवं वर्णों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है। शिक्षक आपके विषय वस्तु को आसानी से नाटक की भूमिका रूपांतरित कर सकेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कि ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें कहानियाँ एवं वर्णन
का उपयोग जो है करने का सबसे उपयुक्त जो है कारण क्या है, आप मुझे बताएं। तो देखिए सबसे उपयुक्त जो कारण है वो आपका ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा कि कहानियाँ अथवा वर्णन से पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूत का अनुभव कर सकेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने के लिए उपयुक्त है। निम्न में से जो है किस आवृत्ति का मूल्यांकन जो है ईवीएस के सीखने के लिए उपयुक्त है। प्रतिदिन मूल्यांकन करना या दूसरा प्रति माह 6 महीने में वर्ष के अंत में, बताएं मुझे। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि ईवीएस जो भी ईवीएस का मूल्यांकन होता है, आवृत्ति का मूल्यांकन होता है सीखने के लिए उपयुक्त, वो प्रतिदिन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वो अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे। बहुबुद्धि, अवलोकन से सीखना, व्यक्तिगत सीखना, सहपाठी द्वारा सीखना। देखिए एक मीरा है, मतलब अध्यापक है, अध्यापिका है, वो आपके ईवीएस की, वो उसे शांत कक्षा पसंद है और बच्चों को जो है वो कहती है कि आप लोग शांत बैठकर अपना कार्य करें। तो इससे बच्चों में जो है किस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। बच्चे जब हल्ला भी करते हैं ना तो बहुत कुछ सीखते हैं। ऑप्शन देखिए, बहुबुद्धि, अवलोकन से सीखना, व्यक्तिगत सीखना, सहपाठी द्वारा सीखना। जब वो दूसरे से हल्ला नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो वह कैसे सीखेंगे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब कि वह जो है सहपाठी द्वारा सीखना से वंचित रह जाते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियाँ विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। अब यहाँ पर बताइए कि शिक्षकों द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियाँ जो है विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। पहला, उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। देखिए तो शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से जो युक्तियाँ विद्यार्थियों के लिए आकलन के लिए सही है वो क्या है, आप मुझे बताएं। तो देखिए वह जो है आपका उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन क्या हो, गुणात्मक हो। समझ ली, उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो। जब भी तथा लग जाए या सही या गलत की बात की जाए तो वहाँ पर जो है टैग बढ़ा जाता है, जहाँ पर नहीं होगा तो ये जो हो जाएगा। दूसरा बात कर ले, छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। गुणात्मक की बात की जा रही है तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि देखिए अगला प्रश्न, भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका से निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों के अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। देखिए भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों के अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। पहला यहाँ पर देखिए, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जिन छात्र क्या खाएं इनके लिए अनुदेशन। अगला है, छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थ के चित्र का संग्रहण। तीसरा है, भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना। चौथा आपका जो है, छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों के भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न कि भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों के अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। तो वह जो है आपका है, छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। यही जो है छात्रों के अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका 87 नंबर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का उद्देश्य क्या है। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछ ले कि रोनाल्ड रॉस कौन थे, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आप क्या बोलेंगे कि यह जो है विद्यार्थियों के लिए जो है खोज प्रेरित करने के लिए जो है इन्होंने जो है, रोनाल्ड रॉस जो है एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है मलेरिया और मच्छर के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करते हैं, ये बात सत्य है। यह जो है विद्यार्थियों को खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर से संबंध जोड़ने में सहायता करना, ये भी बात सत्य है। वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टि करना, ये जो बात है आपका मुझे लग रहा है गलत है, समझ गए। देखिए वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं, सॉरी नहीं, ये भी ठीक है। ये भी क्यों ठीक हो कि वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना, ये भी सही है। तो आपका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1, 2 और 3, समझ गए, 1, 2 और 3, ये भी आपका सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निम्नलिखित वाक्यों में से इकाइयों योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। इकाई योजना के लिए जो है सबसे उचित व्यवस्था क्या होगा, यह विशेषता पहचानिए। पहला यहाँ देखिए, यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संग्रहण है। दूसरा, प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की जो क्रियाकलाप का ब्यौरा होता है वो। तीसरा, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। अगला, आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ्य योजना का संकलन है। तो देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के सबसे उचित विशेषता पहचानने के लिए जो है यह है कि निम्नलिखित में से जो है आपके यह विषय वस्तुओं के बड़े भाग की गहन योजना है। समझ गए, यह विषय वस्तुओं के बड़े भाग की जो है गहन मतलब योजना है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। पहला यहाँ पर देख ले, उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर को अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए। अब यहाँ पर बात देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित मानी जाती है। और मान लीजिए कि जो बच्चे देख नहीं पाएंगे, जो बच्चे सुन नहीं पाएंगे, तो उनके लिए कौन सा जो है उचित व्यवस्था है। पहला देखिए, उन्हें स्पर्शीय स्वरूप या बड़े बड़े अक्षरों से अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य पुस्तक वस्तु देना। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाकर प्रबंध किया जाना, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसे सामान देने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे आगे बैठाने की जरूरत है, ना ही उसे बड़े बड़े अक्षरों के अंकित शिक्षण सामग्री दी जाना चाहिए। उसे जो है अवधारणाओं की व्याख्या दे, बड़े बड़े चित्रों से, ठोस वस्तुओं से, क्रियाकलापों के साथ उचित किया जाए। समझ गए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम इसके अंतिम प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा इसका अंतिम प्रश्न है। आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। यहाँ देखिए अगला प्रश्न ये है कि आपको थीम यात्रा में बिछेंद्रीपाल की पर्वतरोहण के अनुसार, देखिए बिछेंद्रीपाल के पर्वतरोहण के अनुसार वर्णन को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें सम्मिलित करने का क्या कारण हो सकते हैं। पहला यहाँ पर देख सकते हैं, यह अध्याय लिंग रूढ़िवाद के प्रति चुनौती है। दूसरा, यह अध्याय पर्वत की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने की आई चुनौतियां का वर्णन है। तीसरा, यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या है। अगला, यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताएं। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सभी सही है। समझ गए कि यह जो थीम यात्रा जो बिछेंद्रीपाल वाला है, इसे यह बोलता है कि यह अध्याय जो है लिंग रूढ़िवाद को जो है प्रति चुनौती है। लिंग रूढ़िवाद के प्रति चुनौती है कि लड़की होकर भी उतना ऊपर चढ़ गई, प्रथम बार चढ़ गए। समझ, लड़के होकर नहीं, तो रूढ़िवादी के लिए है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, लड़के कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ये रूढ़िवादी खत्म होगी। यह अध्याय जो है पर्वतों की ऊंची चोटी को मापने पहुंचने में आई चुनौतियां का वर्णन है। बिछेंद्रीपाल को जाने में कितनी चुनौतियों का सामना करना इसमें बात की गई है। यह अध्याय सामूहिक कार्य करने की भी जो है बात की गई है, क्योंकि पर्वत पर चढ़ना एक से काम नहीं होता, यहाँ पर समूह में लोग चढ़ते हैं। समझ गए, तो वर्क जो आपके ग्रुप वर्क होते हैं उसके ऊपर भी जो व्याख्या करता है। अगला यहाँ पर यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को क्या बोलते हैं प्रदर्शित करती है। तो ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए, 1 2 3 4 ये। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको 90 प्रश्न जो था, मतलब 30 प्रश्न थे, काफ़ी महत्वपूर्ण आपको लगा होगा 90 नंबर क्वेश्चन तक। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे आपको कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि सीटेट 2022 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।